जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आई है, जिसके द्वारा हम न केवल मानक उत्तरों को देख रहे हैं बल्कि उनसे संबंधित तथ्यों का भी अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व के भूगोल, भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। बिहार स्पेशल में हम इतिहास सीरीज देख चुके हैं। इतिहास से मतलब जो पूरा भारतीय इतिहास है बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। चूंकि परीक्षा निकट है, इस दृष्टिकोण से हम करंट एक्सप्रेस के अंतर्गत, श्रृंखला के अंतर्गत करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं। कल करंट एक्सप्रेस के अंतर्गत हमने 2022 में देश के विविध हिस्सों में पूछे गए समसामयिक प्रश्नों का संकलन देखा था, उनके संकलन को सॉल्व किया था, उनका हमने अध्ययन किया था। आज से हम करंट एक्सप्रेस के अंतर्गत सुपर 100 सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सुपर 100 में हम उन महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को शामिल करेंगे जिनकी संभाव्यता बीपीएससी के 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा में आने की अधिक है। तो बहुत अधिक भूमिका न बनाते हुए हम शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हम उन्हें देख लेते हैं। हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं और बीपीएससी की जो 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा होने के बाद हम बीपीएससी मेंस की भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो यूपीएससी में यदि हम देखें तो हमारे पास मेंस और प्रीलिम्स दोनों की सीरीज चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। यदि हम मेंस की बात करें, यूपीएससी मेंस की, तो 2022 और 2023, 2022 में हालांकि अब कुछ दिनों में परीक्षाएं हैं लेकिन टेस्ट सीरीज चल रही हैं। 2023 की भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं और निकट अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं इन पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रीलिम्स में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। ऐसे ही यूपीपीसीएस मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं इंस्टीट्यूट। 2022 का टेस्ट सीरीज चल रहा है मेंस का और 2023 का भी चल रहा है। यदि आपको एडमिशन लेना हो या कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्रीलिम्स 2023 प्रीलिम्स का भी हमारे पास यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, एडमिशन ओपन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें उन 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनकी संभावना बीपीएससी में आने की अधिक है। ठीक है, जो तथ्य शामिल किए गए हैं शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे, अधिक से अधिक पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट है वह चिन्नौर धान प्रजाति के बारे में है। चिन्नौर धान प्रजाति के बारे में है। यह धान की प्रजाति को, यह बालाघाट में संबंधित है, बालाघाट मध्य प्रदेश से संबंधित है और इस चिन्नौर धान प्रजाति को सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के मिथिला के मखाने को भी जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भी ध्यान रखिएगा, आ सकता है परीक्षा में। फिर दूसरा जो पॉइंट है, भारत में पहली बार नालंदा में नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूछ सकता है, बिहार से संबंधित भी है, पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसका उत्तर होगा नालंदा में। फिर अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में, जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है उसके काजा गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। सितंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं। जूडिमा ये क्या है? ये एक शराब है और यह असम के घरों में, मतलब जो असम में यह दिमासा समुदाय द्वारा यह चावल से बनाया जाता है। जूडिमा शराब चावल से बनाया जाता है, असम में बनाया जाता है और वहां के जो दिमासा समुदाय के लोग हैं इस जूडिमा शराब का निर्माण वो लोग करते हैं। इसे भी जीआई टैग सितंबर 2021 में प्रदान किया गया। क्या? जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी हम जैसे जीआई टैग से संबंधित, प्रमुख पोर्टल से संबंधित, प्रमुख अभियान से संबंधित, प्रमुख आयोजन से संबंधित, इस या सूचकांक से संबंधित हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे।
उसके द्वारा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो घटनाएं यहाँ पे महत्वपूर्ण है उनको शामिल किया जा रहा है और उसमें भी हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो शेष बच गई हैं, जो शेष छूट गए हैं, उसमें उनका अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए बनारस के बारे में है। बनारस भारत का ऐसा पहला शहर बना, बनारस मतलब वाराणसी, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो वाराणसी भारत का ऐसा पहला शहर बना जहां की सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग किया जाएगा। रोपवे का उपयोग करने वाला बनारस भारत का पहला शहर बना जो कि सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में रोपवे का उपयोग करेगा, रोपवे का उपयोग करेगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अर्बन की बात की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से अक्टूबर 2021 में किया। तो प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? प्रश्न यह पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था? तो अक्टूबर में किया था। कहां से किया था? तो दिल्ली से किया था। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए कोविड टीकाकरण के बारे में, कोविड टीकाकरण के बारे में लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, एक आध प्रश्न जरूर आए हैं। तो अभी भी जैसे कि अभी आज के न्यूज़पेपर में भी एक सूचना आई है कि एक नए टीका का निर्माण किया जा रहा है, एक नए टीके का निर्माण किया जा रहा है। तो इससे भी संबंधित एक वीडियो में एक साथ ही हम देख लेंगे कौन सा टीका है, किस पद्धति से उसका निर्माण किया गया है और कहाँ का वो निर्मित है, उसका मूल देश या मूल रूप से उसको कहाँ निर्मित किया गया, हम ये देख लेंगे। लेकिन ये उसी संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न है, कोविड टीकाकरण के 9 महीनों के भीतर, जब भारत में कोविड टीकाकरण शुरुआत किया गया था, तो उसके 9 महीनों के भीतर ही भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण करने का विश्व कीर्तिमान बनाया था। तो ये जो 100 करोड़वां टीका किस तिथि को लगा था? तो 21 अक्टूबर 2021 में लगा था। 100 करोड़वां टीका भारत में 21 अक्टूबर 2021 को लगा था। अक्टूबर 2021 में ओडिशा स्टेट में अक्टूबर 2021 में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर होगा ओडिशा। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा करी है। भारतीय रेलवे ने एक लक्ष्य रखा है कि भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक होगा। यह लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा हुआ है? 2030 तक के लिए। ये वर्ष याद रखिएगा। किसने रखा है? इंडियन रेलवे ने रखा है। आगे चलते हैं। पालघर ये महाराष्ट्र में है। पालघर वाडा कोलम चावल, यहां का एक चावल है वाडा कोलम चावल। तो वाडा कोलम चावल को, जो कि पालघर महाराष्ट्र से संबंधित है, इसे अक्टूबर 2021 में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित सूची का मिलान करें। एक तरफ दे देगा, कोई वस्तु दे देगा या उत्पाद दे देगा, दूसरी तरफ क्या दे देगा? उसका स्टेट दे देगा, उसका क्षेत्र दे देगा। तो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो पालघर का है ये वाडा कोलम चावल है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया कब? अक्टूबर 2021 में। अगला है ओडिशा सरकार ने दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शुरू किया। किसने किया? फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम किसने शुरू किया? ओडिशा सरकार ने शुरू किया था। दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसे ओडिशा सरकार ने शुरू किया और इस कार्यक्रम का नाम है फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम। अब देखिए अगला जो है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए एक नई विधि की खोज करी है। उस विधि का नाम है फोटोकेमिकल विधि, उस विधि का नाम है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को फोटोकेमिकल विधि के द्वारा CH4 मीथेन में बदलने की एक विधि विकसित करी है। उस विधि का नाम है फोटोकेमिकल विधि। आगे देखते हैं।
अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा करी। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा करी। कहां करी भारत ने? ग्लासगो में करी। कहां करी? ग्लासगो में करी। ग्लासगो में करी। कब तक करी? 2070 तक करी। ठीक है। और ये ग्लासगो में जो ये समिट हुआ था किससे संबंधित है? COP26 से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है एक एग्जाम में। ठीक है, आगे है नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस योजना को या किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से दर्ज किया गया, तो उस योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी जन्मतिथि 23 जनवरी है, उनकी इस बार 2022 में उनकी 125वीं जयंती थी। तो इसके अवसर पर भारत सरकार के द्वारा मोदी जी ने इंडिया गेट पर उनकी एक प्रतिमा का लोकार्पण किया, एक होलोग्राम का लोकार्पण किया। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भारत अब याद करेगा, पराक्रम दिवस के रूप में उसे सेलिब्रेट करेगा। तो सार यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम, मतलब प्रतिमा को क्या कहते हैं? होलोग्राम। प्रतिमा भी पूछ सकता है, होलोग्राम भी कह सकता है, का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 जनवरी को किया, अर्थात पराक्रम दिवस 2022 को किया। आगे देखते हैं। एस सोमनाथ ने जनवरी 2022 में अनुसंधान संगठन, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन पद को ग्रहण किया। कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से, मतलब व्यक्ति का नाम दे देता है और पूछता है किसके अध्यक्ष बने, संगठनों का नाम दे देता है, या ये सीधे सीधे पूछ देता है कि इस संगठन के अध्यक्ष कौन बने, इस संगठन के महानिदेशक कौन बने। तो उस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न में। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं, नए चेयरमैन हैं, वो एस सोमनाथ जी हैं और इन्होंने जनवरी 2022 में अपना कार्यभार ग्रहण किया। अब देखिए एक और घटना इंडिया गेट पर ही, इंडिया गेट से ही संबंधित। नई दिल्ली का जो इंडिया गेट है उस पे 50 वर्षों से जल रही जो अमर जवान ज्योति है, उसका विलय 21 जनवरी 2022 को नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में कर दिया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाता है भारत इस वर्ष से, और उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, 125वीं जयंती, और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और उसके दो दिन पहले 21 जनवरी 2022 को जो अमर जवान ज्योति थी वहां पे जल रही थी, कितने वर्षों से? 50 वर्षों से, उसका विलय किसमें कर दिया गया? नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक उपन्यास लिखा, लाल सलाम। लाल सलाम, हालांकि वो पुस्तक खासा चर्चों में रहा, तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लाल सलाम उपन्यास की लेखिका कौन है, या लेखक / लेखिका कौन है, तो उसका उत्तर क्या होगा? स्मृति ईरानी जी। ठीक है, आगे एक और आत्मकथा से संबंधित बुक देख लेते हैं। रंजन गोगोई जी जो कि वर्तमान राज्यसभा सदस्य हैं और पूर्व CJI हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। रंजन गोगोई जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है जस्टिस फॉर द जज। क्या लिखी है? पुस्तक का क्या नाम है? जस्टिस फॉर द जज। ये रंजन गोगोई जी की आत्मकथा है। ठीक है, 28 फरवरी 2022 को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कब? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है कब? 28
फरवरी को, 28 फरवरी को। और इस वर्ष का जो थीम रहा, चूंकि कोई भी दिवस मनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका थीम होगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में जो वर्ष 2022 का थीम था वह था सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या थीम था? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आगे चलते हैं। 14 दिसंबर जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 दिसंबर जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका थीम आजादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत था। आजादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत था। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का ये जो चंबा जिला है, हिमाचल प्रदेश का ये जो चंबा जिला है, यह फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन जो है केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना। हर घर जल मिशन पूर्ण करने वाला 100वां जिला बना। कौन सा जिला? चंबा जिला। कहां का है? किस स्टेट का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आगे चलते। कब बना? फरवरी 2022 में बना। आगे है भारत में पहला ऑडिट दिवस। भारत का पहला ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को मनाया गया। प्रश्न पूछ सकता है कि ऑडिट दिवस भारत का कौन सा ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को मनाया गया? तो पहला ऑडिट दिवस था। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि ऑडिट दिवस, भारत में ऑडिट दिवस की तिथि कौन सी है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका भी उत्तर होगा 16 नवंबर 2021। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर 2021 को एक घोषणा करी गई कि 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह घोषणा करी कि 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 15 नवंबर। अब 25 नवंबर 2021 को नोएडा जेवर नामक स्थान पे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। किस तिथि को किया? 25 नवंबर 2021 को किया। कहां किया? जेवर में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यह भी पूछ सकता है कई बार कि जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित यदि है तो यह पूछ सकता है किसने किया, तो उसमें एक ऑप्शन मुख्यमंत्री का हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर में। हील बाय इंडिया पहल, हील बाय इंडिया पहल, यह भारत सरकार की एक पहल है। हील बाय इंडिया पहल यह स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित पहल है। हील बाय इंडिया पहल स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित पहल है और यह भारत सरकार की पहल है, किसी स्टेट की पहल नहीं है, भारत सरकार की पहल है, केंद्र की पहल है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है और इसको भारत से कौन खरीदना चाहता है? तो फिलीपींस इसको खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल को प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश ने भारत से समझौता किया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का, या किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत से समझौता किया? तो उसका उत्तर होगा फिलीपींस। मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वह रेल यात्रियों के द्वारा खोए हुए सामानों को ट्रैक करना है। रेल यात्रा करते समय कई बार ऐसा होता है कि आपसे गलती से भी सामान छूट जाता है आपका, या कई बार चोरी हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ट्रैक करने के लिए रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना। प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है, पूछ सकता है, क्योंकि धूम्रपान से संबंधित है। अभी हमने देखा था, न्यूजीलैंड ने बताया था कि अब उसके पास केवल 5% लोग ही, वर्ष 2030 तक केवल 5% से कम लोग उसके यहां धूम्रपान करने वाले होंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो कि एलपीजी सक्षम है और धूम्रपान मुक्त है। आगे चलते हैं। नेपाल ने एक, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है,
उसको उपयोग करने, उसको अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना है नेपाल। तो प्रश्न यह पूछ सकता है कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला एक अन्य देश बना, उस पर ऑप्शन दे सकता है भूटान, नेपाल, बगल में जो है म्यांमार दे सकता है, पाकिस्तान दे सकता है। तो नेपाल बना, ठीक है, नेपाल बना, हमें ध्यान रखना है। भारत का यूपीआई सिस्टम स्वीकार करने वाला, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना है। स्माइल योजना, स्माइल योजना ये सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस स्माइल योजना का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, यह ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भिखारी हैं, जो बेगर्स हैं, उनकी सहायता के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, स्माइल योजना की शुरुआत किसने करी है? इसको सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए इसे शुरू किया गया है। 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। ध्यान देना है, यहां पे कई बातें ध्यान देनी है। एक बार यूपीएससी में प्रश्न यह पूछा था कि जो आधार कार्ड है वह उस पे जो पहले तो यह पूछा था पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों का विकल्प दिया हुआ था। पैन का विकल्प दिया हुआ था और आधार का विकल्प दिया। पहले इसमें पूछा था कितने अंक होते हैं, आधार में कितने अंक होते हैं, और जो ये पैन कार्ड है कितने, ये तो पैन कार्ड अल्फा न्यूमेरिक है, तो इसमें कितने अक्षर होते हैं और कितने अंक होते हैं, यहां तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से यह ध्यान रखिएगा, जो ये यूनिक खाता संख्या होगा, यूनिक खाता संख्या जो ये होगा, यह 14 अंकीय होगा। ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, केवल न्यूमेरिक होगा, 14 अंकीय होगा। और यह किसको किसको जोड़कर बनाया जाएगा और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसको बना रहा है। किसको किसको जोड़कर बना रहा है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आरोग्य मिशन को एकीकृत करके यह यूनिक खाता संख्या निर्माण किया जा रहा है। यह 14 अंकीय होगा, ध्यान देने वाली बात है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहां बनेगा? केंद्रीय बजट 2022-23 में के द्वारा जो देश के दूसरे डिजिटल विश्वविद्यालय की घोषणा करी गई, वह जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। और यदि हम पहले की बात करें तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय 2020 में केरल में स्थापित किया गया था। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में यह किया। किस तिथि को किया? चूंकि बीपीएससी इसके लिए कुख्यात है, वो तिथियां भी पूछता है कई बार। 11 दिसंबर 2021 को किया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, यह भी ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। फिर आपसे यह पूछ सकता है कि इनमें किन किन नदियों को शामिल किया गया है? तो इनमें 5 नदियों को शामिल किया गया है। सरयू नहर परियोजना में 5 नदियों को जोड़ा जा रहा है। पहला तो सरयू खुद हो गई, सरयू नदी, घाघरा नदी, बाणगंगा नदी, रोहिन नदी और राप्ती नदी, ये 5 नदियां हैं। इनको जोड़कर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना सरयू नहर परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यह 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, 11 दिसंबर 2021 को। आगे चलते हैं। पंजाब सरकार ने जो जगन्नाथ यात्रा होती है, जगन्नाथ यात्रा को पंजाब सरकार ने अपने राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया। कहने का मतलब यह है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब सरकार ने राज्य उत्सव या पंजाब का राज्य उत्सव घोषित किया, पंजाब के राज्य उत्सव का दर्जा दिया। देश का पहला ड्रोन मेला
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संपन्न हुआ। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि देश का पहला ड्रोन मेला कहां हुआ, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। यह पूछ सकता है कि देश में जो अभी ग्वालियर में जो ड्रोन मेला हुआ था वह देश का कौन सा ड्रोन मेला था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यह देश का पहला ड्रोन मेला था। यह भी हमें ध्यान रखना है। एक ही फैक्ट में, एक ही फैक्ट्स के अंतर्गत हम एक ही पॉइंट में कई सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया और ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी ये पंच लौह से बना हुआ है। पंच लौह, इसमें मतलब 5 धातुएं शामिल हैं, ठीक है। इसमें 5 धातुएं शामिल है। ये पंच लौह से बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में जो झांकी हुई थी उसमें किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का दर्जा दिया गया, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का खिताब दिया गया, तो इसका उत्तर होगा आपके पड़ोसी स्टेट उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को। हम वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में ज्योग्राफी के कक्षा के दौरान भी हमने चर्चा करी थी, विस्तार से, बिल्कुल विस्तार से चर्चा करी थी। उस दौरान हमने उससे संबंधित सारे फैक्ट्स देखे थे। आज फिर उससे कल भी हमने देखे थे। लगभग 4 परीक्षाओं में वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम उससे संबंधित एक अन्य फैक्ट देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कहता है कि जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग जो 32.8 लाख वर्ग किमी है, 8 लाख वर्ग किमी है, इस कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% क्या है, वन है या वृक्ष है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल अपना कितना है, 32.8 लाख वर्ग किमी। इसके 24.62% भाग पर क्या है, वन और वृक्ष आवरण है। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बताता है। प्रति द्विवर्षीय है, ये 2 वर्षों पे आता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस किस राज्य ने जारी किया, तो इसका उत्तर होगा एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस केरल राज्य ने जारी किया। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस केरल राज्य ने जारी किया। साक्षरता पूरे देश की दृष्टि से साक्षरता सबसे अधिक केरल की है। पुरुषों की दृष्टि से साक्षरता सबसे अधिक केरल की है। महिलाओं की दृष्टि से साक्षरता सबसे अधिक केरल की है, ठीक है। हमने जब जनगणना का अध्ययन कर रहे थे, हम भारत और बिहार की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, तो बिल्कुल हमने विस्तार से देखा है। बिहार की जनगणना का भी अध्ययन हमने विस्तार से किया, भारत की जनगणना का भी अध्ययन विस्तार से किया और दोनों का व्यापक तुलना भी किया। और केवल इतना ही नहीं, जो बीपीएससी में जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हमने देखा था, ठीक है। 4 जनवरी 2022 को सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। और ये सिंधु ताई सपकाल जी को अनाथों की मां कहा जाता है। अनाथों की मां कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है व्यक्ति विशेष में कि अनाथों की मां उपमा से किसे संबोधित किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सिंधु ताई सपकाल जी, ठीक है। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू करी गई? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे देगा, आप चकमा खा जाइएगा, ठीक है। चेन्नई में यह शुरू करी गई। यह कहां शुरू करी गई? चेन्नई में। सड़क पर जो जानवर घूम रहे हैं, जो चोटिल जानवर हैं यातायात के दौरान जिनको चोट लग जाता है, ऐसे जानवरों को इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा चेन्नई में शुरू करी गई है। कहां? चेन्नई में शुरू करी गई है। टेनल मैन किसका उपनाम है? तो टेनल मैन अमई महालिंगा नाइक का। अमई महालिंगा नाइक को टेनल मैन भी कहा जाता है। अमई महालिंगा नाइक को टेनल मैन भी कहा जाता है और इनको वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक परीक्षा में ये पूछा जा चुका है इस वर्ष, ठीक है। इनका उपनाम पूछा था कि
टेनलमैन किसे कहा जाता है? तो अमई महालिंगा नाइक को कहा जाता है। इनको पद्मश्री भी दिया गया। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला मेडिकल सिटी, जो ये मेडिकल सिटी है भारत का, ये पहला मेडिकल सिटी, और इसका नाम क्या होगा? इंद्रायणी मेडी सिटी। इंद्रायणी मेडी सिटी यह महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है, और यह सिटी भारत की पहली मेडिकल सिटी है। भारत की पहली मेडिकल सिटी है, उसका नाम क्या है? इंद्रायणी सिटी, इंद्रायणी मेडी सिटी इसका नाम है, और यह कहां है? यह महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का जेर्री गांव, जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है उसका जेर्री गांव जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बन गया है। जम्मू कश्मीर का प्रश्न यह पूछता है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव मिल्क विलेज या पहला मिल्क विलेज बना है? तो जेर्री गांव है, और यह किस जिले का है? रियासी जिले का है। कब बना है? जनवरी 2022 में बना। जनवरी 2022 में बना। कहां? जम्मू कश्मीर का है, रियासी जिले का है। नाम क्या है गांव का? जेर्री गांव। क्या है? जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा भारतीय अंतरिक्ष यान है चंद्रयान 2, इसके द्वारा चंद्रमा पर एक गैस की खोज करी गई है, आर्गन 40 गैस की खोज करी गई है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किसकी खोज करी गई है? तो आर्गन की खोज करी गई है। किसके द्वारा? चंद्रयान 2 के द्वारा करी गई है। कहां पे? चंद्रमा पर खोज करी गई है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, जिसको रूसा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रूसा भी कहते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है, चूंकि ज्वलंत मुद्दा है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या रूसा भी बोल सकता है या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी बोल सकता है। पूछ सकता है कि इसे केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसे 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अब देखिए, तमिलनाडु में एक जिला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर एक जिला है तमिलनाडु में। कोयम्बटूर में एक झील है वेल्लोर झील। तो कोयम्बटूर जिले में स्थित वेल्लोर झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। यदि हम पूरी बात देखें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित वेल्लोर झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। किसका हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? तितलियों का किया गया है। किसको किया गया है? वेल्लोर झील को किया गया है। कहां स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं। 27 फरवरी 2022, 27 फरवरी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी। जो ये 2022 में जब ये 27 फरवरी मनाया गया राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, 2022 का जो थीम था, इसका थीम था खाद्य भविष्यवाद। क्या था? खाद्य भविष्यवाद। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन से जब बच्चों को ऑपरेशन गंगा के द्वारा लाया जा रहा था, तो उस समय पूछ सकता है कि उड्डयन मंत्री कौन थे? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की हैसियत से इन्होंने मार्च, हालांकि अब इनको एक और प्रभार मिल चुका है, मार्च 2022 में जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश का, वहां पे देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। देश का सबसे पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? देश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया, उसका उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश उद्घाटन प्रधानमंत्रियों के द्वारा या तो यहां वहां के चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया। मार्च 2022 में हरियाणा
हरियाणा सरकार ने मार्च 2022 में एक पुरस्कार देने की घोषणा करी भारतीय जनता पार्टी या पार्टी से यदि हम ऊपर बात करें, ऊपर उठ के भारत की एक महान नेत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के स्मृति में हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा करी। कब करी? मार्च 2022 में। अच्छा, यह भी पूछ सकता है, चूंकि ये दिल्ली की सीएम भी रही, तो यह भी पूछ सकता है कि किस स्टेट ने करी, तो ऑप्शन दे सकता है, तो हो सकता है दिल्ली भी टिक कर दे लोग, या फिर केंद्र सरकार पे के नाम पे भी भारत सरकार यदि ऑप्शन में रहा तो भारत सरकार पे भी टिक किया जा सकता है। लेकिन हमें ध्यान देना, इनका जो मूल स्टेट था ये हरियाणा था। ठीक है, तो हरियाणा इसका उत्तर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा करी है। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस कंपनी ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है? इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने करी है। किस शहर में की है? हैदराबाद में करी है। ठीक है, भारत और बेल्जियम के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके 75 वर्ष पूरे हो गए। 25 फरवरी 2022 को भारत और बेल्जियम के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके 75 वर्ष पूरे हो गए। तो उस 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एक विशेष किसी देश के साथ 75 वर्ष राजनयिक संबंधों के पूरे होने पर एक लोगो का अनावरण किया गया, वह देश कौन सा है? तो वह देश है बेल्जियम। याद रखना है। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष का जो थीम था, वर्ष 2022 का जो थीम था वह था जन औषधि जन उपयोगी। तो हमें यहां पे दो चीज मिल रहा है कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में जब जन औषधि दिवस मनाया गया तो इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष का जो थीम था वह था जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी। अच्छा, यह भी पूछ सकता है कि किस संस्थान के द्वारा मनाया जाता है या किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो यह फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा यह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा एक व्हाइट चिक्ड मकाक के एक नए स्तनपायी प्रजाति की खोज करी गई। कहां खोज करी गई थी? तो चूंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो भारत में खोज करी गई थी। किसकी? व्हाइट चिक्ड मकाक। ठीक है, व्हाइट चिक्ड मकाक के नई प्रजाति की खोज करी गई थी फरवरी 2022 में। किसके द्वारा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, ये स्तनपायी जानवर है, स्तनपायी जंतु है। स्तनपायी का मतलब यह है कि ये क्या देता है? ये सीधे मतलब जो प्रजनन जब होता है तो ये सीधे शिशु का प्रजनन देता है। ठीक है, अंडे के रूप में इसका प्रजनन क्रिया पूर्ण नहीं होती, ये सीधे शिशु का प्रजनन करते हैं। ठीक, मार्च 2022 में 2050 तक मुंबई, मार्च 2022 में 2050 तक मुंबई शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इन दक्षिण एशियाई देशों में मुंबई पहला दक्षिण एशियाई शहर बना जिसने मार्च 2022 में यह लक्ष्य निर्धारित किया कि वर्ष 2050 तक मुंबई शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। किसने कहा? मुंबई ने किया। कब तक? 2050 तक। कब किया? मार्च 2022 में किया। और यह दक्षिण एशिया का पहला शहर है, दक्षिण एशिया का यह पहला शहर, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला। मार्च 2022 में केरल,
कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। कार्बन तटस्थ, ऐसी खेती की पद्धति में वो विधियां नहीं शामिल करी जाएगी जिनसे कार्बन के किसी रूप का उत्सर्जन होता हो, और इस प्रकार की खेती की प्रक्रिया अपनाने वाला केरल देश का पहला राज्य बना मार्च 2022 में। यदि जैविक खेती की बात करें तो वो सिक्किम था। ये कार्बन तटस्थ की बात हो रही है, ये अलग तथ्य है। 22 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधायिका बनी। यदि बात करी जाए इसको, यदि और आसान भाषा में समझा जाए तो इस तथ्य का मतलब यह है कि जो नागालैंड है, नागालैंड की विधायिका अब पूरी तरीके से कागज रहित कार्य करेगी, मतलब कागज पर वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला संपूर्ण भारत की पहली राज्य विधायिका बनती है। कौन सी? नागालैंड विधानसभा। ठीक है, आगे चलते हैं। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अपने यहां चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अभी हमने इसके पहले देखा था, तो जब पहले तो कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना। कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य बना है, पूर्णतः कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य नहीं बना है। ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग तथ्य है। और जो वो कार्बन तटस्थ खेती होगा कुछ चयनित स्थानों पर होगा, और वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में केरल स्टेट ने अपने बजट में उसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण के मामले में पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, आपका पड़ोसी स्टेट ओडिशा। और ओडिशा ने इस मिशन के तहत लगभग 90% से अधिक का कवरेज किया है। 90% से अधिक का कवरेज किया है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पूरे देश में, और लगभग 90+% का इन्होंने क्या किया है? कवरेज किया है। आगे चलते हैं। असम राज्य का एक दीमा हसाओ जिला है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यदि हम बात करें तो वहां जो ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है, वहां पे जो भी वस्तु प्राप्त होती कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे वहां पे एक जो जार मिला हुआ है, इसके पहले जो जार मिला था जिसपे कि रस्सी के कुंड का वो चित्रित था या उस पे दाग पड़ा हुआ था, तो वो भी पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पे कुल्हाड़ी पूछी जाती है कि कौन सी कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो ये असम है, यहाँ का एक जिला है दीमा हसाओ जिला, और वहां से मेगालिथिक स्टोन जार मिली हुई है। मेगालिथिक स्टोन जार अभी तक मुझे नहीं मतलब मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है कि कहीं से स्टोन जार मिला हुआ था। यदि मिला भी हुआ था तो वो जो मिट्टी का बनता है जार, या मिट्टी का वो जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं घड़े, वैसे मिले हैं, लेकिन स्टोन जार नहीं मिला। ये मेगालिथिक स्टोन जार कहां से मिला हुआ है? असम राज्य में मिला हुआ है। ये केवल बिहार स्पेशल की दृष्टि से या फिर केवल राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इतिहास में शामिल होने वाला एक नया फैक्ट है, भारतीय इतिहास में शामिल होने वाला एक नया फैक्ट है, और हर समय ये प्रासंगिक रहेगा। ठीक है। 11-12 अप्रैल 2022 को असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। अप्रैल 2022 में 11-12 अप्रैल 2022 में जो असम का डिब्रूगढ़ है वहां पे जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन वर्ष 2022 में कहां किया गया था? तो असम का डिब्रूगढ़। ठीक है। अप्रैल 2022 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य के पलायन से रोकने के लिए, राज्य जो पूर्व सैनिक थे उत्तराखंड स्टेट के
और उनके युवा जो थे तो राज्य से पलायन कर रहे थे, उत्तराखंड राज्य से। तो उनके पलायन को रोकने के लिए अप्रैल 2022 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने हिम प्रहरी कौन सी योजना, हिम प्रहरी योजना शुरू करी है। हिम प्रहरी योजना कहां से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं, जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, सिक्किम से संबंधित नहीं है, उत्तराखंड से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, हिम प्रहरी योजना। और यह उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है, सुरक्षा पलायन को रोकने के लिए किया है। हिम प्रहरी योजना यदि हम नहीं पढ़ रहेंगे, यदि ऐसे आ जाएगा तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई है, ऐसे क्षेत्रों की, ऐसे हिमालयी क्षेत्रों की रक्षा के लिए शुरू करी गई, तो उससे संबंधित नहीं है। उत्तराखंड राज्य के युवाओं को पलायन से रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, तो दक्षिण भारत में बहने वाली कावेरी नदी है, उसकी मछलियों में, उससे जो मछलियां हैं कावेरी नदी में, पहली बार उनमें माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। उन मछलियों में, दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी प्रवाहित होती है उसमें रहने वाली मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। और इसका शोध कहां के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किया है। अप्रैल 2022 में पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास सेना के द्वारा जो अभ्यास किए जाते हैं, द्विदेशीय या स्वयं अपने ही देश में जो अपने देश के घटक सैनिक हैं उनके द्वारा, या द्विदेशीय या बहुदेशीय जो साथ आकर सैन्य अभ्यास किया जाता है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो कृपा, इसका हम एक अलग से जो इधर कुछ सैन्य अभ्यास हो गए, उनसे संबंधित जो संस्थान हो गया, जो संबंधित देश हो गए, हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अप्रैल 2022 में जो अगर पूछेगा परीक्षा में, तो कृपाण शक्ति अभ्यास कहां किया गया या कब किया गया? तो अप्रैल 2022 में कृपाण शक्ति अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो प्रश्न यह पूछ सकता है परीक्षा में, चूंकि बिहार का जो क्षेत्र है मछली उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, तो प्रश्न यह पूछ सकता है कि मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का कहां निर्णय लिया है, कहां स्थापित करेगी? अगर ऑप्शन में बिहार रहे तो उसको टच मत करिएगा, तमिलनाडु रहे तो उसको टच करिएगा, यदि तमिलनाडु न रहे तो ऑप्शन नंबर 5 टच करिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क होगा तमिलनाडु में, ठीक है। आगे चलते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया। कहां पे लॉन्च किया गया? नागपुर में। रेडियो दक्ष किससे संबंधित है? यह इंटरनेट रेडियो है, किसके लिए? दृष्टिबाधित लोगों के लिए। और यह कहां पे लॉन्च हुआ था? तो यह नागपुर में लॉन्च किया गया था। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग कश्मीर में बनाया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे होगा। अब देखिए, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ऋतु खंडूरी भूषण जी, श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी भूषण जी। ये पहली महिला
विधानसभा अध्यक्ष किस स्टेट की? उत्तराखंड की। और इन्हें 26 मार्च 2022 को चुना गया। 26 मार्च 2022 को चुना गया और ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से, ध्यान देने वाली बात है, नेटफ्लिक्स के सहयोग से भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में नेटफ्लिक्स के सहयोग से विमेन चेंज मेकर्स एक वीडियो सीरीज जारी किया। भारत सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। किसके सहयोग से या किस प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया है? तो नेटफ्लिक्स पे जारी किया गया। सोनी लिव, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, इन सब पे नहीं जारी किया गया। किस पे? नेटफ्लिक्स पे जारी किया गया। कौन सा सीरीज है? विमेन चेंज मेकर्स। ठीक है, यदि आपके पास अकाउंट हो तो जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ, मतलब यह है कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस एक साथ एक सुरक्षा कवच 2.0 अभ्यास आयोजित किया था। तो पूछ सकता है कि सुरक्षा कवच 2.0 किसके किसके बीच आयोजित किया गया? ये अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2.0। आगे चलते हैं। मेघालय राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक संगीत परियोजना की शुरुआत करी गई है। मेघालय राज्य के सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत करी गई है। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे सीमा सड़क संगठन भी कहा जाता है, और इसके द्वारा जो निर्मित अटल सुरंग है, जो पहले रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में जो है, उसको हाल ही में इस अटल सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अटल सुरंग को सम्मानित किया गया। यह लाहुल को स्पीति से जोड़ती है, स्पीति को लाहुल से जोड़ती है, और इसकी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह जब तय किया गया था इसको बनाना, तो यह 8.7 या 8.9 के आसपास में इस किलोमीटर इसको बनाया जाना था। लेकिन जब यह निर्मित होकर, जब यह पूरा हुआ, जिसका निर्माण पूरा हुआ जब, और इसकी किलोमीटर की लंबाई देखी गई, तो यह 9.02 किमी इसकी लंबाई पाई गई। ठीक है, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिजली उत्सव का आयोजन अमृत महोत्सव के अवसर पर किन राज्यों में किया गया? तो मणिपुर में किया गया, ओडिशा में किया गया और छत्तीसगढ़ राज्यों में किया गया बिजली उत्सव का आयोजन। आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने, जो भारत का पड़ोसी देश है, उस हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को, जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है, उसको प्रयोग करने की अनुमति भारत सरकार को दे दी है। तो पूछ सकता है चाइना जिस तरीके से हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है महासागर में, और जो तटीय सीमा वाले देश हैं वहां पे अपने बंदरगाह स्थापित कर रहा है, उनको सहयोग देकर अपने चंगुल में फंसा रहा है। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश ने अपने चटगांव बंदरगाह को भारत सरकार को प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। जनरल मनोज पांडे जी को थल सेना का 29वां सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अप्रैल 2022 में नियुक्ति से संबंधित प्रश्नों में पूछ सकता है। थल सेना का कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 29वां अध्यक्ष नियुक्त कब किया गया? तो अप्रैल 2022 में किया गया। और किसे किया गया? तो जनरल मनोज पांडे जी को किया गया। किस सेना का? थल सेना का किया गया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को प्रत्येक प्रत्येक वर्ष किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु को TN से 60 में डिनोट करेंगे। तमिलनाडु ने क्या कहा?
18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाएगा? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट्स डे, MRD, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा करी है। किसने? तमिलनाडु ने करी है। कब मनाएगा? 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाएगा? माइनॉरिटी राइट्स डे। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहां विकसित किया गया? तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहां विकसित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित किया गया। अमृत काल चल रहा है, ठीक है, जैसा कि आदरणीय श्रीमती सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, कब से कब तक? फ्रीडम 75 से लेकर 100 वर्ष तक, स्वतंत्रता के 75वें से लेकर 100वें वर्ष तक का ये जो काल है ये अमृत काल है। ठीक है, तो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित किया गया। हाल ही में उद्योगपति किरण मजूमदार शाह को, जो किरण मजूमदार शाह जी हैं, इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए किसे नामित किया गया? तो किरण मजूमदार शाह को नामित किया गया। भारतीय सेना के INS वलसुरा, भारतीय सेना के INS इंडियन नेवल शिप वलसुरा को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, अभी तो एक्स हो चुके हैं लेकिन उस समय वो राष्ट्रपति थे, तो INS वलसुरा को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। किसे? INS वलसुरा को। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति मतलब उस समय के राष्ट्रपति। अप्रैल 2022 में भारत ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अप्रैल 2022 में भारत ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अप्रैल 2022 में झारखंड का जमताड़ा के नाम से शायद एक सीरीज भी कोई आया था, उससे याद करिए। झारखंड का जमताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला, जमताड़े जिले के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय है और ऐसा करने वाला वह देश का पहला जिला बन गया है जिस जिले के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय है। झारखंड से संबंधित है। अप्रैल 2022 में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन, पूर्णतः पशुपालन को समर्पित जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जारी किया गया है उसका नाम है दूधवाड़ी। क्या नाम है उसका? दूधवाड़ी नाम है। पशुपालन को पूर्णतः पशुपालन को समर्पित है यह रेडियो स्टेशन है, दूधवाड़ी इसका नाम है। मोदी जी द्वारा इसे देश को समर्पित किया गया। 9-10 मई 2022 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है वहां पे भीषण तूफान आया था और उस तूफान का नाम था अमानी। उस तूफान का क्या नाम था? अमानी नाम था और उसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। तूफानों का जो ये नामकरण होता है, जो ये चक्रवातों का नामकरण होता है, इसका एक सिस्टम है। हर देश के द्वारा कुछ नाम दिए जाते हैं और ये चक्रानुक्रम में कुछ उनमें से नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और चक्रानुक्रम में उन देशों द्वारा, जो उसके सदस्य देश होते हैं, उन देशों द्वारा नामकरण किया जाता है। तो भले ही कोई भी तूफान किसी और क्षेत्र में आए, उसके जरूरी नहीं है कि उसका नामकरण उसी देश के द्वारा किया जाएगा जहां जो उससे प्रभावित रहा है या जो अधिकांश तौर पर प्रभावित रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में आया था अमानी तूफान, लेकिन इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। कभी विस्तार से इसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। हाल के दिनों में इंडिया आउट
नामक एक भारत विरोधी कैंपेन चलाया गया था। भारत विरोधी कैंपेन, एक इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन चलाया गया था। और यह किस देश में चलाया गया था? तो यह पाकिस्तान में नहीं चलाया गया था, यह मालदीव में चलाया गया था। ठीक है, मालदीव में यह चलाया गया था कैंपेन इंडिया आउट। हाल ही में भारत सरकार ने तय किया है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान की डिग्री लेकर आएगा, भारत में कोई रोजगार खोजेगा, उन पाकिस्तान की डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी भारत में किसी भी रोजगार में या किसी भी नियोजन में आपको शामिल करने के लिए। तो पाकिस्तान की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है भारत सरकार ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिला, जम्मू कश्मीर का जो सांबा जिला है उसका क्या है? पल्ली गांव उस जिले में एक है। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। कौन सा? जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। जो भारत में ये पहला, बिहार में पहला या किसी स्टेट में पहला, यदि आप दूसरे स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो ये विश्व में पहला है। यदि भारत हो तो वो भी तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा, मतलब पूर्णतः डिजिटल बस सेवा का जो उद्घाटन किया गया, यह मुंबई में किया गया। और यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा है। यह 25 अप्रैल 2022 को किया गया। कहां किया गया? मुंबई में किया गया। 11 मई 2022, 11 मई 2022, वर्ष 2022, 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अलग है 28 फरवरी, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अलग है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का जो थीम था वह था टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हाल ही में उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति की बात करी जा रही है। हाल ही में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का क्या किया? विमोचन किया। ठीक है, विमोचन किया। पुस्तक पूछ सकता है कि मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किससे संबंधित है? तो नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। इसका संपादन किसने किया है? तो क्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने किया है। क्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने किया है। इसका विमोचन किसने किया? तो उसमें जगदीप धनखड़ जी का भी नाम दे सकता है, वेंकैया नायडू जी का भी नाम दे सकता है। यदि आप केवल उपराष्ट्रपति पढ़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप जगदीप धनखड़ जी को लगाकर चले आएंगे, लेकिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। ठीक है, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। खराब भोजन से मतलब जो भोजन खराब हो गया है, सड़ गया है, या बासी भोजन जो कि नहीं खाया जा सकता, ऐसा भोजन जिसे नहीं खाया जा सकता। तो खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन कहां बना? मुंबई में स्थापित किया गया। मुंबई में खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित होने वाला देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। तो आज ये सुपर 100 की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। करंट एक्सप्रेस के अंतर्गत जो सुपर 100 सीरीज हम लेकर आज से शुभारंभ किया, उसकी श्रृंखला आज यहीं समाप्त होती है। जैसा कि आपका रिस्पांस कल वाली जो कि करंट एक्सप्रेस 2022 भारत के विविध परीक्षाओं में शामिल समसामयिक प्रश्नों का जो हमने संकलन प्रस्तुत किया था, जो हम संकलन लेकर आए थे, उसको भी आपका प्यार मिल रहा है। निश्चित तौर पे आपका प्यार इस सीरीज को भी मिलेगा। इस सीरीज में
कल वाली सीरीज में हमने भारत के जो विविध हिस्सों में जो प्रश्न पूछे गए थे 2022 में समसामयिक प्रश्न उनको शामिल किया था। और ये जो सुपर 100 सीरीज है इसमें हम बिहार में बीपीएससी के दृष्टिकोण से आने वाली जो जिनकी संभावना जिन प्रश्नों की अधिक है हम उनको शामिल कर रहे हैं। यदि तिथि नहीं बढ़ती है तो इसी तरीके से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, यदि तिथि आगे बढ़ जाती है, परीक्षा की तिथि आगे बढ़ जाती है तो माहवार पीछे की ओर, जैसे सितंबर हो गया, फिर अगस्त हो गया, फिर जुलाई हो गया, ऐसे पीछे की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और उस माह की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन कर देंगे। ठीक, तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है? या तो यदि और डेट बढ़ा तो हम वीकली भी कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, जिससे कि आप पे बोझ नहीं होगा और आपको मतलब परीक्षा की तैयारी करने के दौरान जैसे कई बार होता है कि हम अंतिम समय में करंट अफेयर को अध्ययन करते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो वो नहीं करना पड़ेगा यदि हम वीकली करते रहेंगे तो। ठीक है, तो आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है आप हमें जरूर सूचित करें। आप अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स में दें। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यदि ये सीरीज अच्छी लग रही है, श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपकी 67वीं बीपीएससी के री एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।